तुम कंट्रोल में होने का सोचते हो अपने डिसीजंस और थॉट्स पर, लेकिन कितनी बार वो किसी और चीज से गाइड होते हैं, कुछ ऐसा जो तुम नोटिस भी नहीं करते, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर गहराई में चल रहा होता है। यहाँ 21 कॉग्निटिव माइंड ट्रैप्स, फैलेसीज, बायसेस और दूसरे फिनोमिना हैं जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, अजीब चीजें जो हर इंसान के दिमाग में हार्ड वायर्ड होती हैं। तुम अपनी पूरी जिंदगी या अडल्टहुड काफी आगे तक बिना जाने जी सकते हो कि तुम इन थिंकिंग एरर्स और मेंटल शॉर्टकट्स को साथ लेकर घूम रहे हो, जो तुम्हारी रोज की सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं। तुम इन्हें बंद नहीं कर सकते या अपने ब्रेन से डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों में से एक बनना जो इन्हें अपने दिमाग में उठते हुए नोटिस कर सके और ये समझ सके कि कौन सी सिचुएशंस में ये तुम्हारे डिसीजन मेकिंग पर असर डालने वाले हैं, ये ज्यादा थॉटफुल और रैशनल थिंकर बनने की पहली स्टेप्स में से एक है। ये 2 पार्ट सीरीज मेनली नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजिस्ट डैनियल kahneman के काम और उनकी अमेजिंग बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से इंस्पायर्ड है। कॉग्निटिव डिसोनेंस। एक लोमड़ी चुपके से एक बेल के पास आई। उसने गहराई से जूसी पर्पल ओवरराइप अंगूरों को देखा। उसने अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ऊपर थे। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने दोबारा कोशिश की। वो जोर से ऊपर कूदी, लेकिन फल के करीब भी नहीं पहुंच पाई। तीसरी बार उसने छलांग लगाई, इस बार जोर से जमीन पर गिरती हुई। फिर भी कोई अंगूर नहीं मिले। लोमड़ी ने नाक से कोड़कर कहा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ये अंगूर तो वैसे भी पक्के नहीं हैं, मुझे खट्टे अंगूर क्यों चाहिए। वो जंगल में वापस चल दी। ये एसॉप की फेबल्स में से एक है और यहीं से सावर ग्रेप्स टर्म आई है। लोमड़ी के पास 3 चॉइसेस थे। अंगूरों तक पहुंच जाओ, ये मान लो कि वो इतनी स्मार्ट और या स्किल्ड नहीं थी कि अंगूर हासिल कर सके, या फिर सिचुएशन को बाद में री इंटरप्रेट करो। सीधा सा मतलब एक नया बिलीफ बना लो जो पहले बिलीफ से कॉन्फ्लिक्ट करता हो। जब हम तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं और हमारे पास 2 बिलीफ्स होते हैं जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का एग्जाम्पल होता है। अगर तुम जॉब इंटरव्यू देते हो लेकिन किसी और को जॉब मिल जाती है, इसके बजाय ये सोचने के कि वो दूसरा बंदा बेटर था, तुम खुद से कहते हो कि जॉब वैसे भी अच्छी नहीं थी या इंटरव्यूअर अनफेयर था। जब लोग वो नहीं पा सकते जो वो चाहते हैं, तो वो अक्सर खुद को समझा देते हैं कि वैसे भी उन्हें वो चाहिए ही नहीं था। तुम सोचते हो सारे अमीर लोग ग्रीडी और ईवल होते हैं, लेकिन तुम खुद भी अमीर बनना चाहते हो। ये डिसोनेंस मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी तक ले जाता है। अगर डिसोनेंस और इंटेंस हो जाए तो ये डिप्रेशन तक भी पहुंच सकता है। अगर तुम डिसोनेंस नोटिस करो तो तुम्हें एक चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस के मामले में, जैसे रॉल्फ डोबेली कहते हैं, तुम जितना चाहे क्लेवर लोमड़ी बनने की कोशिश करो, लेकिन इस तरीके से तुम्हें अंगूर कभी नहीं मिलेंगे। द स्पॉटलाइट इफेक्ट। तुम ऑफिस में 5 मिनट लेट पहुंचते हो और तुम्हें लगता है सब तुम्हें जज कर रहे हैं। जिम का तुम्हारा पहला दिन है और तुम्हें लगता है सब तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी शर्ट पर थोड़ा सा सॉस गिर जाता है और तुम इतना एम्बैरेस्ड फील करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है पूरी पार्टी नोटिस करेगी। स्पॉटलाइट इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लोग ये बिलीव करते हैं कि लोग उन्हें ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं जितना एक्चुअली कर रहे होते हैं। लोग तुम और तुम्हारे एक्शंस में उतनी इंटरेस्ट नहीं रखते जितना तुम सोचते हो। तो अपने आप पर एहसान करो। लोग तुम्हें कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको ओवर एस्टिमेट करना बंद करो और उस एंग्जाइटी को कम करो जो शायद सिर्फ स्पॉटलाइट इफेक्ट का रिजल्ट है। द एंकरिंग इफेक्ट। जब भी हमें किसी चीज का गैस लगाना होता है, मान लो रशिया की पॉपुलेशन, हम एंकर्स यूज करते हैं। किसी ऐसी चीज से स्टार्ट करते हैं जो हमें पक्का पता हो। ठीक है, तो ये 1 से ज्यादा होगी, 7 बिलियन से कम होगी और चाइना की पॉपुलेशन से कम होगी। हम इन एंकर्स को लेते हैं और फिर अनफेमिलियर टेरिटरी एक्सप्लोर करते हैं। दिक्कत यह है कि हम एंकर्स तब भी यूज करते हैं जब हमें जरूरत नहीं होती। थोड़ा रुक कर इन सवालों को देखो। क्या टॉलेस्ट रेडवुड ट्री की हाइट 1200 फीट से ज्यादा है या कम? तुम्हारा बेस्ट गेस क्या है टॉलेस्ट रेडवुड की हाइट के बारे में? अगर हम ग्रुप ए से ये 2 सवाल पूछें और ग्रुप बी से भी ये 2 सवाल पूछें, तो हमें कंसिस्टेंटली बहुत अलग आंसर्स मिलेंगे एंकरिंग इफेक्ट की वजह से। लेकिन एंकरिंग इफेक्ट सिर्फ उन नंबर्स पर अप्लाई नहीं होता जो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, जैसे ट्री एग्जाम्पल में। kahneman के मुताबिक जो एंकर्स क्लियरली रैंडम होते हैं वो भी उतने ही इफेक्टिव हो सकते हैं जितने पोटेंशियली इन्फॉर्मेटिव एंकर्स। जर्मन जजेस पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। उनके पास एवरेज 15 साल का एक्सपीरियंस था। हर जज को एक औरत का डिस्क्रिप्शन सुनाया गया जो शॉपलिफ्टिंग कर रही थी। फिर उनसे कहा गया कि 2 डाइस रोल करें जो लोड किए गए थे, ताकि टोटल सिर्फ 3 या 9 आए। जैसे ही डाइस रुकते, उनसे पूछा गया कि वो इस औरत को कितनी सजा देंगे। जिन जजेस ने 9 रोल किया, उन्होंने एवरेज में 8 महीने की सजा दी। जिन जजेस ने 3 रोल किया, उन्होंने एवरेज में 5 महीने की सजा दी। रिसर्चर्स ने पाया कि एंकरिंग इफेक्ट उनके जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा था। कई दूसरे स्टडीज में आर्बिट्ररी नंबर्स जैसे फोन नंबर के लास्ट डिजिट्स या सोशल सिक्योरिटी नंबर्स यूज किए गए और उन्होंने भी हमारी एंकरिंग बायस कंफर्म की।
सेल्स और नेगोशिएशंस में एंकर्स हर वक्त यूज होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो इस माइंड ट्रैप को सेट करने और एंकरिंग इफेक्ट का फायदा उठाने के लिए रेडी रहते हैं। कार सेल्समैन शुरू में हाई प्राइस सेट करता है ताकि जो एक्चुअल प्राइस वो तुमसे लेना चाहता है वो एक गुड डील लगे। स्टोर के फ्रंट पर $150 का ड्रेस स्टोर के बैक में सेल पर रखे $50 के ड्रेस के लिए एंकर सेट करता है। ऑनलाइन स्टोर्स, सैलरी नेगोशिएशंस और रियल एस्टेट डील्स सब एंकरिंग इफेक्ट के प्लेग्राउंड है और ये हमारी सबसे पावरफुल बायसेस में से एक है। तुम इसे बंद नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को इसकी वल्नरेबिलिटी याद दिला सकते हो और प्रोएक्टिवली अपने मेंटल एंकर्स सेट करने की कोशिश कर सकते हो किसी भी सेल्स या नेगोशिएशन एनवायरनमेंट में जाने से पहले। उन्होंने हमें घर की आस्किंग प्राइस भेज दी है, चलो इस नंबर को अपनी सोच पर इन्फ्लुएंस नहीं करने देते, इसे साइड में रखते हैं। चलो अपनी ड्यू डिलिजेंस करें और अपना खुद का नंबर निकालें। इस नेगोशिएशन में हमारा ऑब्जेक्टिव पहले मूव करना है और उन्हें इस नंबर पर एंकर करना है।